वेलकम टू प्रखर एकेडमी। आपका स्वागत है आपके चैनल में। शुरुआत होती है आज के मोटिवेशनल थॉट के साथ। इट्स नॉट द नॉलेज यू एब्जॉर्ब, इट्स द नॉलेज यू अप्लाई। देखिए, इससे मतलब नहीं है आपने कितनी पोथियां पढ़ ली हैं, कितनी किताबें आप पढ़ते हैं, उससे उसका कोई महत्व नहीं है जब तक कि आपको उसे उसका एप्लीकेशन नहीं आता है। आप जब किसी चीज़ को सीखते हैं और उसको सीखने के बाद अगर आप उसको यूज़ नहीं कर पाते तो वो वेस्ट है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो नॉलेज भी क्या है? नॉलेज सिर्फ किताबों को रटना नहीं है, उन चीज़ों को, उन सार को समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है और उस कॉन्सेप्ट को अगर गिवन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको नॉलेज को इकट्ठा नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपने किताबों के अंबार लगा दिए। अगर आपने एक बुक भी पढ़ी है तो कम से कम आपको उसका सार तत्व तो पता लगे कि उसको कहाँ यूज़ किया जाएगा। बस यही नॉलेज है। चलिए खैर, इसी थीम के साथ आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक में इंडियन हॉकी जो टीम है उसमें पुरुष और महिला वर्ग के कैप्टन जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। ओलंपिक आ रहा है, ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए तो मैं आपको बता दूं, पुरुष वर्ग के लिए मनप्रीत सिंह जो हैं उनका चुनाव किया गया है। मनप्रीत सिंह को चुना गया है किसके लिए? जो हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम है। ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं आपको। जो टोक्यो ओलंपिक है, मतलब भारतीय हॉकी टीम, उसकी कमान ओलंपिक खेलों में मनप्रीत सिंह संभालेंगे। दो उपकप्तान भी होंगे जिनमें बीरेंद्र और हरमनप्रीत जो है उन्हें उपकप्तान के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो ओलंपिक खेल जो है आपको पता ही है कि टोक्यो में होने हैं और इनकी शुरुआत कब से होगी? 23 जुलाई से। अब बात यह है कि हमारी जो टीम है, इस टीम में कितने खिलाड़ी शामिल हैं? 16 सदस्यों की एक टीम है जिसे चुना गया है, जिसके नामों का ऐलान अभी पिछले हफ्ते ही किया गया था। तो कप्तान के नाम की घोषणा जो है वो थोड़ा लेट हुई है, तो मनप्रीत सिंह को इसमें चुना गया है कप्तान के रूप में, अगर पुरुष वर्ग की बात की जाए। और अगर महिला वर्ग की बात की जाए तो रानी रामपाल। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। जो निम्हांस है, निम्हांस की डायरेक्टर कौन चुनी गई हैं? तो ये चुनी गई हैं आपकी डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। ये है इनका, आप पिक्चर देख सकते हैं, ये है आपकी प्रतिमा मूर्ति। अगला प्रश्न आता है कि हब्बा खातून, हब्बा खातून जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई है? काजल सूरी के द्वारा। और इसको रिलीज करने वाले जो हैं वो कौन हैं? वो आप जानते हैं कि वो आपके जो सिनेमा जगत होता है या आप कहें कि आर्ट क्षेत्र से थिएटर पर्सनैलिटी हैं जिनका नाम अरविंद गौर है या अरविंद गौड़, हैज़ रिलीज द बुक हब्बा खातून रिटन बाय द काजल सूरी। द बुक हब्बा खातून वॉज पब्लिश्ड बाय द संजना प्रकाशन। कोई पब्लिकेशन पूछे तो आप बताएंगे संजना प्रकाशन से प्रकाशित है। हब्बा खातून ऑल्सो नॉन बाय द ऑनोररी टाइटल द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, was a Kashmiri poet of the aesthetic. She was the wife of the Yusuf Shah Chak, the last emperor of the Kashmir. ठीक है, ये काफ़ी होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। दूरसंचार क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित कंपनी है जिसका नाम है एयरटेल। तो एयरटेल ने अपनी 5G सर्विसेज के लिए, उनके बेहतर प्रबंधन के लिए किस कंपनी के साथ अभी साझेदारी की है? तो मैं आपको बता दूं, ये की गई है टीसीएस के साथ। अब थोड़ा सा जान लेते हैं टीसीएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है। वो है नटराजन चंद्रशेखरन। कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और अगर बात की जाए एयरटेल की, तो एयरटेल जो एस्टेब्लिश हुआ था 1995 में, उसके सीईओ जो हैं वो कौन है? गोपाल विट्ठल हैं। अच्छा, थोड़ा ये भी जान लेते हैं। आपको पता ही है कि एयरटेल एक बड़ी कंपनी है, आप देखते भी हैं सर्विसेज के मामले में। और जियो के आने से पहले एयरटेल का काफ़ी दबदबा था मार्केट में, लेकिन जियो के आने के बाद थोड़ा सा वो सेकंड नंबर पर खिसक गए हैं। चलिए खैर, अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉबेरी मून, स्ट्रॉबेरी मून क्या है जो आजकल चर्चा का विषय है? तो इसके बारे में जान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका में ये समय जो है, ये समय आपका स्ट्रॉबेरी की कटाई का होता है और यही कारण है कि इस मून को स्ट्रॉबेरी मून कहा जाता है। तो 24 जून, कल ही के दिन, स्ट्रॉबेरी मून जो है वो दिखाई देने की अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसा होता है आपका स्ट्रॉबेरी मून, देखने में स्ट्रॉबेरी जैसा ही है। तो चंद्रमा जो है इस समय अपनी कक्षा में पृथ्वी के बहुत निकट आ जाता है, और जब निकट आएगा तो बटोविये से आकार में बड़ा दिखाई देगा
और ऐसी स्थिति में इसको स्ट्रॉबेरी मून कहते हैं। तो यह आपका पूर्णिमा के चांद को ही आप क्या कहेंगे, स्ट्रॉबेरी मून कहेंगे, ये जो जून माह का है। ठीक है, तो एक और बात इसके बारे में कि स्ट्रॉबेरी मून जो है, इसका नाम जो है वो प्राचीन अमेरिकी जनजातियों से मिला है, जिन्होंने स्ट्रॉबेरी की कटाई के मौसम की शुरुआत के साथ पूर्णिमा को चिन्हित किया था। दरअसल स्ट्रॉबेरी मून एक स्थानीय अमेरिकी नाम है और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे यूरोप में स्ट्रॉबेरी मून को ही रोज मून कहा जाता है, जो गुलाब की कटाई का प्रतीक है, और जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें इसे गर्म चंद्रमा या हॉट मून कहा जाता है, क्योंकि यह भूमध्य रेखा के उत्तर में गर्मी के मौसम की शुरुआत करता है। ठीक है, तो सबके अपने अपने चलन हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, उसी चीज़ को देखने का लोगों का अपना नज़रिया अलग होता है। किसी को वो स्ट्रॉबेरी लगा, किसी को वो हॉट लगा, किसी को वो लाल लगा, या किसी को रोज़ लगा। ठीक है, तो उस हिसाब से नाम रखे गए। अब अगला प्रश्न आता है, जो निकोल पश्नियन हैं वो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो बने हैं आर्मेनिया के। आर्मेनिया की लोकेशन थोड़ा देख लेते हैं। आर्मेनिया को देखिए आप, ये है आपका आर्मेनिया, जो बीच में आप देख रहे हैं ये आपका आर्मेनिया है। और आर्मेनिया की जो राजधानी है वो क्या है, येरेवन है। नीचे आप देखिए स्टार जहां बना वो येरेवन है। और इसके राइट साइड में, यानी कि आप कहें तो ईस्ट में आपका अजरबैजान है। और अगर हम बात करें इसके नॉर्थ की, तो नॉर्थ में कौन है, जॉर्जिया है। और वेस्ट की तरफ कौन है, वेस्ट क्या यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट में टर्की है। और अगर हम बिल्कुल साउथ की तरफ जाएं तो साउथ की तरफ है ईरान। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा लोकेशन का क्लैरिटी होता है कि कहाँ पर है आपका आर्मेनिया। ठीक है, आर्मेनिया काफ़ी चर्चा में रहा है अभी हाल ही में अपने विवाद के कारण। खैर चलिए छोड़िए, लंबा वीडियो हो जाएगा, अभी नहीं, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो मैंने बताया आपको कैपिटल क्या है, येरेवन है। करेंसी क्या है, आर्मेनियन दिरहम है। और आर्मेनिया के जो पीएम हैं पश्नियन सिविल कॉन्ट्रैक्ट क्लेम्स विक्ट्री इन स्नैप पोल। निकोल पश्नियन जो हैं सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी हैड 55.61% ऑफ द वोट ऑफ टू थर्ड ऑफ द बैलेट काउंटेड प्रिलिमिनरी रिजल्ट शो। तो प्राइमरी शो में ही जब बैलेट गिना गया तो वो 55.61% का वोट परसेंटेज उन्होंने अचीव किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब अगले प्रश्न पर, वर्ल्ड वाइड फंड WWF जिसे कहा जाता है, इंडियाज फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है उपासना कामिनेनी को। ये आप देख सकते हैं, ये है उपासना कामिनेनी। और ये जो हैं ये अपोलो की डायरेक्टर हैं। क्या है, उपासना कामिनेनी डायरेक्टर अपोलो हॉस्पिटल्स, अपोलो ग्रुप की जो डायरेक्टर हैं। और इसमें आप देख सकते हैं, द फोकस ऑफ द रोल विल बी ऑन द सेवरल स्टेट अक्रॉस द कंट्री कवरिंग द मोस्ट इको रीजन्स। तो ये जो है ऑल ओवर द कंट्री जो स्टेट्स हैं उनमें इसको ये कवर किया जाएगा जो इको रीजन्स हैं। ठीक है, इको फ्रेंडली रीजन्स जो होंगे। तो WWF इंडिया हैज इंडक्टेड द उपासना कामिनेनी डायरेक्टर अपोलो हॉस्पिटल्स एज द एम्बेसडर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज। क्यों? क्योंकि फ्रंटलाइनर्स ने काम किया है। आप जानते हैं कि कोविड के टाइम में कितना सपोर्ट किया है फ्रंटलाइन वर्कर्स ने, तो उनको एज ए हीरो। विद द एम टू अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द फ्रंटलाइन वर्कर्स इन हॉस्पिटल एंड इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्पेस, द फोकस ऑफ दिस विल बी सेवरल स्टेट अक्रॉस द कंट्री कवरिंग द मोस्ट इको रीजन्स। ठीक है, आपको क्लैरिटी हुआ होगा। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में WHO के द्वारा किस देश में इबोला का जो वेव रहा है वो खत्म होने की घोषणा की गई? तो ये देश का नाम है क्या, गिनी है। कौन सा देश है, गिनी। अगला प्रश्न आता है इसके बाद कि किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफवेन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है? या ये कहिए कि उन्होंने विश्वास मत खो दिया, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये देश है स्वीडन, और ये पहली बार हुआ है कि स्वीडन में किसी प्रधानमंत्री ने अपना विश्वास मत खो दिया है। द स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर लॉफवेन लूजेज नो कॉन्फिडेंस वोट या लो कॉन्फिडेंस मोशन। ये हैं आपके लॉफवेन। द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से। लीडर स्टेफन लॉफवेन मस्ट नाउ ईदर स्टेप डाउन और कॉल अ स्नैप इलेक्शन। द वोट केम आफ्टर द लेफ्ट पार्टी विड्रू सपोर्ट ओवर द लॉफवेन्स प्लान टू रिफॉर्म रेंट कंट्रोल। ठीक है, उनका रेंट कंट्रोल का रिफॉर्म करने का एक प्लान था, उसके ऊपर जो उनकी सपोर्टिव पार्टी थी उसने हाथ खींच लिया। बट ऑब्वियस है कि वो विश्वास
उनके पास, या ये कहिए कि वोटिंग जो परसेंटेज था वो कम हो गया। स्वीडिश सेंटर लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर स्टेफन लॉफवेन लॉस्ट a no confidence vote in parliament Monday and is now set to be ousted after 7 years in power। 7 साल तक पावर में रहने के बाद वो आउट ऑफ फाइट हो गए हैं। आप ये देख सकते हैं, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। नॉर्वेजियन जो सी आपने देखा हो तो अब नॉर्वे सुना होगा आपने, तो ये सब कंट्रीज़ आसपास ही हैं, जैसे नॉर्वे और फिनलैंड, इनके बीच में आपका पड़ता है क्या, स्वीडन। तो नॉर्वे आप जानते हैं ये क्षेत्र पीस के लिए जाने जाते हैं, शांत क्षेत्र हैं और रिच भी हैं। नॉर्वे है, उसके बाद स्वीडन आता है और उसके बाद आता है फिनलैंड। आप इन्हें लाइन से याद रख सकते हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और जो स्वीडन है उसकी राजधानी स्टॉकहोम है, और जो आपका इसके बाद क्या है, फिनलैंड है। और बस ये इतना आप याद रखते हैं। नीचे आपका डेनमार्क है, ठीक है। इससे थोड़ा क्लैरिटी रहता है कि आपको पता लग जाता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, तो मैं ये सब बता चुका हूँ आपको, पार्लियामेंट नहीं बताया तो रिक्सडेग है। तो इसी के साथ ये प्रश्न खत्म होता है। अगला प्रश्न आता है, हेमिस-सेचू ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया एक उत्सव है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। एक्चुअली लद्दाख के अंदर ये हेमिस नाम का जो मठ है, इसका वार्षिकोत्सव जो है वो मनाया जाता है 19 जून को। तो जिसके चलते इस उत्सव को मनाया गया। कहाँ पर? लद्दाख में। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो अगेन स्वीडन। स्वीडन के बारे में बता चुका हूँ और डिटेल की जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, येलो गोल्ड 48 क्या है? देखिए, तरबूज की एक किस्म है और ये बताया जा रहा है कि एक कंपनी है जर्मन एग्रो केमिकल्स के नाम से, तो उसने 5 तरह के तरबूज की प्रजातियां भारत में लॉन्च की है और उनमें से ही ये आपका येलो गोल्ड 48 है। और ये कहा जाता है कि भाई इसके अंदर जो है बीमारियां लगने की, या जैसे कुछ डिजीज़ आ जाती हैं किसी भी फसल में, तो इसमें कम लगती हैं और एक अच्छी किस्म माना गया है इसको। कलर इसका इस तरह का होता है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया येलो गोल्ड 48 है, ठीक है। चलिए खैर, अगले प्रश्न पर आते हैं, किस देश ने की सेना ने हवा में ही लेज़र का इस्तेमाल करते हुए, लेजर जो है ये आपका जैसे एयरबोर्न लेजर होता है, हवा में ही लेजर को डेवलप किया गया, वहीं से लेजर का प्रहार किया गया और उड़ने वाली जो ड्रोन है विपक्षी पार्टी के, या आपके ऊपर किसी ने हमला किया है, तो उस ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर देना विद द हेल्प ऑफ लेज़र। अब बात आती है लेज़र है क्या? तो लेज़र क्या है? एक एब्रीवेटेड फॉर्म है और उसका जो फुल फॉर्म होता है वो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से ड्रोन को मार गिराया है किसने? इजराइल ने। और ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि जो भी उसके प्रतिद्वंदी हैं या ऐसे देश हैं जिन्होंने ड्रोन को बहुत ज़्यादा मात्रा में एक फिदाइन हमले के रूप में यूज़ किया होगा, तो या कलेक्शन किया हुआ है, तो उसके लिए वो जो प्लान है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बहुत गजब की चीज़ है और इससे बिना किसी चीज़ को छुए उसको नष्ट किया जा सकता है हवा में ही। अगला है उसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ, ये चर्चा में क्यों है? मैं आपको बता दूं, ग्रेट बैरियर रीफ सबको पता होगा ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ पर है, जैसे उसके नक्शे में आपसे बात कर सकते हैं कि बताइए कौन सी डायरेक्शन में है, ऐसा प्रश्न आया है पूर्व में एक बार। तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में है। ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है। सुप्रसिद्ध प्रवाल भित्ति जिसे हम कह सकते हैं, या महान प्रवाल भित्ति कह सकते हैं, जिसे इंग्लिश में ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। तो इसे किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसे रखा गया इन डेंजर श्रेणी में। काफ़ी समय तक ऑस्ट्रेलिया ने कोशिश की कि इसको इसमें शामिल ना किया जाए, लेकिन क्योंकि ये आपका जो है प्रभावित हो रही है और प्रभावित होने के कारण इसको यूनेस्को ने जो है इसकी सिफारिश की है कि इसको आपका उसमें लिस्टेड किया जाए। तो यूनेस्को ग्रेट बैरियर रीफ शुड बी लिस्टेड एज इन एंडेंजर। और ये आप देख सकते हैं, ये है आपकी प्रवाल भित्ति का क्षेत्र और बड़ा प्यारा है। मूंगे की चट्टानी समझ सकते हैं इसको आप, मूंगा सुना हो तो। द ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। Australia's government has lashed out after a United Nations report claimed it had not done enough to protect the Great Barrier Reef from climate change। तो क्लाइमेट में होने वाले बदलाव के खिलाफ
ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से उसको प्रोटेक्ट नहीं किया था, इस तरह का एक ब्लेम, एक बात कही गई है यूएन रिपोर्ट में। तो यूएन बॉडी, जिसे कि यूनेस्को के रूप में आप जानते हैं, सांस्कृतिक विरासतों के क्षेत्र में एक संगठन है। द रीफ शुड बी पुट ऑन अ लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दैट आर endangered due to the damage it has suffered. Key targets on improving the water quality had not been met, it said. Environment Minister Susan Ley said UN expert had reneged on past assurance. तो खैर ये बात हुई किसके बारे में? ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी द्वारा अपने डेब्यू टेस्ट मैच में उसकी दोनों पारी में, जैसे एक आपका टेस्ट मैच होता है तो उसमें 2 इनिंग्स होती हैं, ठीक है, तो दोनों ही इनिंग्स में अर्धशतक लगाने का कीर्तिमान बनाया भारतीय तौर पर, या भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उनका नाम क्या है? शेफाली वर्मा है। 17 वर्षीय भारतीय महिला खिलाड़ी शेफाली वर्मा ने इंग्लैंड और भारत के बीच चलने वाले टेस्ट मैच के दौरान दोनों ही पारियों में अर्धशतक लगाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। तो शेफाली वर्मा यंगेस्ट टू स्कोर 50 इन बोथ इनिंग्स ऑन टेस्ट डेब्यू। ये आप देख सकते हैं शेफाली वर्मा को। और इसके बाद बात आती है ब्रिस्टल शेफाली वर्मा become only the 4th player and the youngest one in the history of the women's cricket to hit consecutive half centuries on debut against इंग्लैंड ऑन फ्राइडे। मुनीश्वर नाथ भंडारी को किस हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह है इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए। अगला प्रश्न आता है, द 7 सिंस द बीइंग मदर, ये बुक किसने लिखी है? तो इसे लिखने वाली हैं ताहिरा कश्यप खुराना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ हिंद महासागर में नौसैनिक अभ्यास किया है? तो ये है जापान। जापान की कैपिटल आपको पता होगा टोक्यो है, करेंसी येन है, प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा। अगला आता है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ें। जान है तो जहान है अभियान किससे संबंधित है? तो जान है तो जहान है, ये जो स्लोगन है ये आपका इस्तेमाल किया गया है अल्पसंख्यक समाज के लिए और ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों ने अफवाहों के चलते टीकाकरण में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो जो अल्पसंख्यक जो आपका वो मंत्रालय है, तो उसके मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, और जो मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं उनके प्रयास से इसको लीड किया जा रहा है। और जो अफवाहें हैं उन्हें एक तरफ रखते हुए सभी से कहा जा रहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और ध्यान दें टीकाकरण पर, क्योंकि अगर जान है तो ही जहान है। ठीक है, चलिए है अगले प्रश्न पर आते हैं। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 विश्व में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला देश कौन सा बना है? तो यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट है एक, जिसमें कि ये बताया गया कि किस देश में ज़्यादा एफडीआई आया है, और इस क्रम में भारत का जो क्रम आता है वो 5वां आता है। 5th नंबर पर भारत आता है, पहले नंबर पर अमेरिका आता है और दूसरे नंबर पर आता है चाइना। ठीक है, अगला प्रश्न है फिर, ओडिशा सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक योजना है जिसका नाम आशीर्वाद है, और इस आशीर्वाद योजना को किस जनसमूह को टारगेट करते हुए बनाया गया? प्रश्न ये है। तो उत्तर इसका हो जाएगा कि 20 जून सन 2021 में या से उड़ीसा सरकार के द्वारा कोरोना से अनाथ होने वाले बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया गया। अब बात यह आती है इसके लाभार्थी कौन होंगे? तो 1 अप्रैल सन 2020 से जिन बच्चों ने अपने माता पिता या दोनों को खो दिया है, तो उनकी मृत्यु हो जाने पर वे इस योजना के लाभार्थी होंगे। और इस योजना में जिसने अपने पेरेंट्स खो दिए हैं उन्हें कितने रुपए मिलेंगे? उन्हें मिलेंगे 2500 रुपये मासिक। ठीक है, ये योजना है आपकी। तो बात आती है चीफ मिनिस्टर कौन है उड़ीसा के? तो वो नवीन पटनायक जी हैं। गवर्नर हैं गणेशी लाल जी। अगला प्रश्न आता है, किस देश ने संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र विकसित करने के लिए चाइना के साथ समझौता किया है? देखिए ये तो पता ही होगा सबको, ये रशिया है। ठीक है, और राष्ट्रपति आपको पता है व्लादिमीर पुतिन है। और बस इतना काफ़ी आई थिंक। और इसी के साथ आज के जो करंट अफेयर हैं वो समाप्त होते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड नाइट।